बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 स्टूडेंट, आज हम यूनिट 6 9 फिज़िक्स में शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। अब इसे डेली लाइफ में वर्क का जो मतलब है वो डिफरेंट है, लेकिन फिज़िक्स की ज़ुबान में वर्क डिफरेंट होता है। अब देखिए बच्चे, मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में एक सूटकेस है और मैं जा रहा हूँ। अब फिज़िक्स की ज़ुबान में मैं काम नहीं कर रहा हूँ। या मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक दीवार है और मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिज़िक्स की ज़ुबान में मैं काम नहीं कर रहा हूँ। या मिसाल के तौर पर मैं इस वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो फिज़िक्स की ज़ुबान में मैं काम नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अगर आम ज़ुबान में देखें तो बंदा कहेगा कि आप काम करते हैं, लेकिन फिज़िक्स की ज़ुबान में ये क्या है बच्चे, वर्क का मतलब डिफरेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। वर्क को डिफाइन करते हैं कि डेली लाइफ में वर्क की डिफिनीशन है क्या। देखिए बच्चे, वर्क को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। देखिए बच्चे, इन फिजिक्स work is done when we apply force on a body and the body covers some distance in the direction of applied force। या बच्चे, वर्क को हम इसी द्वारा भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैथमेटिकली देखिए बच्चे, मैथमेटिकली वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से और फोर्स को F से। तो फोर्स वेक्टर है, इसी वजह से मैंने इसके ऊपर वेक्टर डाला। तो डॉट यहाँ पे बच्चे डॉट होगा, अगर क्रॉस यहाँ पे तो वो गलत है। यहाँ पे डी शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे सुने बच्चे, हमारे पास जो वर्क है, वर्क क्या है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर चीज़ें बच्चे वो होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? अ नंबर विद द प्रॉपर यूनिट। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है बच्चे कि यहाँ पे फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्क क्यों स्केलर मिला? अब देखिए बच्चे, हमारे पास जो वेक्टर अलजेब्रा होता है, सो रिमेंबर वेक्टर अलजेब्रा allow us two types of multiplication। एक हमारे पास बच्चे होता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है लेकिन आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना है। एक हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट और
डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर इसमें फॉर एग्जांपल दो वेक्टर बच्चे मल्टीप्लाई हो जाए और वो हमें स्केलर दे दे तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चे, पावर है, तो पावर स्केलर है, तो हम कहते हैं कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, लेकिन पावर स्केलर है। अब जहां पे भी डॉट होगा वहां पे बच्चे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा वो क्या होगा, वो होगा cos थीटा। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल है, देखिए बच्चे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, वो होता है हाफ mv², तो यहाँ पे हाफ m। अब v को हम बच्चे लिख सकते हैं v डॉट v। अब ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो जो वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए ये हमें स्केलर देता है। इसी तरह दूसरा हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और another word that is called बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल देखिए हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हमारे पास टॉर्क है, तो टॉर्क वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंट आरएम भी वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए हमें वेक्टर दे दे तो इसको हम क्रॉस। लेकिन ये माइंड में रख के कि जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए और वो हमें वेक्टर देगा तो यहाँ पे डॉट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, क्रॉस। अब इसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा बच्चे वो होगा वट, साइन थीटा। तो ये माइंड में रखना है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास जो वर्क है, वर्क का यूनिट क्या है, लेकिन इससे पहले हम डिपेंड करते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम वर्क करते हैं, तो क्या वर्क एंगल पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो चलो वो डिस्कस करते हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे यहां पे है कि वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन and work done by force and making some angle या making some angle। अब देखिए बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। अब यहाँ पे देखिए ये एक ब्लॉक पड़ी हुई है, इस ब्लॉक का बच्चे मास m है। अब ये पॉइंट ए पे पड़ी हुई है और मैं चाहता हूं कि मैं इस ब्लॉक को पॉइंट बी तक ले आऊं, तो मैंने इस पे फोर्स अप्लाई करना है। अब देखिए अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं ना तो ये मैं ड्रैग करके या ए से बी तक ले जा सकता हूं। तो अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं, देखें यहां से लेकर यहां तक, चलो इसका डेस्टिनेशन या डिस्प्लेसमेंट डी है या एस है, तो अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं ना तो यहाँ पे मेरा फोर्स जो है बच्चे वो टू कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे हमारे पास है एंगल थीटा। अब यहाँ पे मेरा फोर्स टू कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ। एक होता है बच्चे, इसका एक कंपोनेंट होता है एफ एक्स और एक होता है एफ वाई। अब यहाँ पे फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। सो we know that work is the product of what बच्चे, force and displacement। तो यहाँ पे क्या है fx और ये क्या है d। तो हम लिख सकते हैं कि w इज इक्वल टू, अब यहाँ से बच्चे जो fx है ये शो करता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को और ये बराबर होता है f cos थीटा d। तो w इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा से दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से बच्चे
हम ये बात क्लियर कर सकते हैं कि वर्क डिपेंड्स अपॉन, तो वर्क तीन चीज़ों पे बच्चे डिपेंड करता है। एक हमारे पास है फोर्स, सेकेंड हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास है बच्चे एंगल। अब एंगल चेंज करने से वर्क डिफरेंट होगा। सो फॉर एग्जांपल देखिए बच्चे, देखिए इफ फर्स्ट नंबर, इफ बच्चे वर्क इज अ perpendicular, this is the symbol for perpendicular, means which make 90-degree angle. So if work is perpendicular to displacement, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? देखिए फॉर एग्जाम्पल वर्क हमारे पास बच्चे इस डायरेक्शन में है। देखिए ये हमारे पास, चलो ये क्या है? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स बॉडी पे इस तरह लग रहा है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है? दैट इज माय फोर्स, एंगल बन रहा है वट 90। तो देखिए बच्चे यहाँ पे जो मेरा वर्क है, वर्क होगा एफ डी कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री बच्चे बराबर होता है वट 0। तो एफ डी इज इक्वल टू 0, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा बच्चे? वो मिनिमम होगा। सेकेंड केस है बच्चे कि इफ वर्क इज पैरेलल, वर्क इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब देखिए बच्चे ये हमारे पास वर्क, ये हमारे पास फोर्स है, और ये हम अब देखिए बच्चे ए फोर्स इज, यहाँ पे वर्क नहीं, ए फोर्स इज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 90, यहाँ पे बच्चे ए फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हमारा वर्क क्या होगा? अभी हमारा फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे एंगल होता है वट बच्चे 0 डिग्री, तो माय वर्क होगा एफ डी कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है, सो यहाँ पे बच्चे आ गया एफ डी, तो यहाँ पे मेरा वर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब इसके बाद देखिए बच्चे थर्ड नंबर, ए फोर्स इज अ एंटी पैरेलल। देखिए इफ थर्ड नंबर केस, इफ force is a anti-parallel to displacement, अगर फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब अच्छे देखें हमारा फोर्स है और ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं बच्चे कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री। सो W इज इक्वल टू कॉस 180 बच्चे होता है -1, तो माइनस एफ डी। तो ये शो कर रहा है कि वर्क इज व्हाट? नेगेटिव। अब यहाँ पे इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ what? Unit of work. अब remember in SI system, in a SI system, remember बच्चे the unit of work is a joule. Unit of work is a joule. अब देखिए हम 1 जूल को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं बच्चे? देखिए we know that F is equal to what? We know that W is equal to FD. अब वर्क का यूनिट क्या है? जूल है। फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है बच्चे न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। अब हमने डिफाइन करना है 1 जूल को। तो देखिए बच्चे अगर हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी का मास है 1 किलोग्राम, और उस 1 किलोग्राम बॉडी में हम उस पर फोर्स लगाए, देखिए 1 न्यूटन, और वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो वो हमारे पास होगा वट? 1 जूल। सो इफ
1 Newton force applied on a body having and the body cover 1 meter distance in the direction of applied force, so it is equal to how much? 1 joule. तो देखिए इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चे कि if a 1 Newton force, if a 1 Newton force is acting on a body and the body which covers 1 meter distance in the direction of applied force, applied force is equal to 1 joule. इसी तरह बच्चे अगर हम किसी बॉडी पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करे तो वो हमारे पास क्या होगा? 2 जूल के बराबर होगा. अब इसके बाद बच्चे हमारे पास है एनर्जी. अब एनर्जी क्या होता है? देखिए व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखिए बच्चे एनर्जी ये सिंपल टर्म है एनर्जी. अब एनर्जी को हम बच्चे डिफाइन कर सकते हैं. डिफिनीशन द एबिलिटी of a body to do work, to do work is called energy. या बच्चे हम इस तरह भी लिख सकते हैं or the capacity or the capability of a body to do work, to do work is called what? Is called energy. So remember the unit of energy. Unit energy का unit क्या है? So remember the unit of energy is also what? Joule. लेकिन sometime बच्चे remember the unit of energy is also what? Calorie. Sometime the unit of energy is a kilowatt hour and so on. But the SI unit of energy is also what बच्चे? Joule. अब what are the form of energy? So now we discuss form of energy. Forms of energy. देखिए बच्चे फिजिक्स में एनर्जी के बहुत से टाइप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चे देखिए लाइट एनर्जी, इसी तरह हीट एनर्जी, इसी तरह बच्चे साउंड एनर्जी, इसी तरह बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी तरह बच्चे केमिकल एनर्जी, इसी तरह बच्चे मैकेनिकल एनर्जी एंड सो ऑन बच्चे. लेकिन इस चैप्टर में हमारा जो मेन पॉइंट होगा, जो मेन फोकस होगा वो दो किस्म की एनर्जी पे होगा. एक हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी और सेकंड हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. तो ये दो फॉर्म इस चैप्टर में इंशाल्लाह बच्चे हम डिस्कस करेंगे. अब इसमें बच्चे एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है. मिसाल के तौर पर हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. देखिए बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं तो वर्क में ये चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है. देखिए हमारे पास है ट्राइग्नोमेट्री. अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है बच्चे? हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट? द स्टडी ऑफ अ triangle about his
three side is what? His three sides is called what? Is called what? Is called a trigonometry. Tri means three, gno means gno means measure, and gno means side, and metry means what बचे? To be measure. अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो बच्चे ये। अब ये हमारे पास है, देखिए पॉइंट चलो ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। यहाँ पे ये है एंगल थीटा, ये हमारे पास क्या है? 90। तो थीटा के सामने बच्चे जहाँ पे भी थीटा हो वहाँ पे जो साइड होगा दैट इज व्हाट? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला साइड क्या होगा? दैट इज अ हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास क्या है? बेस। तो यहाँ पे बच्चे हम डिस्कस करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी क्योंकि वर्क वगैरह में ये चीज़ें अहम हैं। अब देखिए ना, हमारे पास होता है फर्स्ट कास थीटा, तो कास थीटा माइंड में रख के बच्चे वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये याद रखना है। सेकंड हमारे पास होता है साइन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और थर्ड होता है टेंजेंट थीटा, वो हमारे पास है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय व्हाट? बाय बेस। लेकिन ये भी बच्चे माइंड में रखो कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए हमारे पास जो एंगल है वो वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए बच्चे कि ये माइंड में रख के कि हमारे पास जो कॉस 180 डिग्री होगा वो क्या होगा? वो होगा -1। लेकिन साइन 180 डिग्री बराबर होगा व्हाट? 0। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बच्चे हमारे पास ऐसे हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? आसान, जब हमारे पास कैलकुलेटर ना हो तो देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है बच्चे, देखिए 0 डिग्री है, इसके बाद हमारे पास होता है 30 डिग्री, इसके बाद होता है 45 डिग्री, इसके बाद होता है 60 डिग्री, इसके बाद होता है व्हाट? 90 डिग्री। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, चलो फर्स्ट हमारे पास है बच्चे, देखें फर्स्ट हमारे पास है साइन थीटा, दूसरा हमारे पास है कॉस थीटा, और तीसरा हमारे पास क्या है बच्चे? दैट इज टेंजेंट थीटा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, किस तरह हम? तो सबसे पहले बच्चे देखें, ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास लगा ले 1, ये हमारे पास है 2, ये है 3, और ये क्या है? 4। याद करने का यही तरीका है। अब आप क्या करें? इन तमाम नंबर को 4 पे तकसीम करें। देखिए 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, सबको 4 पे तकसीम किया। दूसरी पॉइंट ये है कि हर एक का क्या ले ले? स्क्वायर रूट ले ले। हर पॉइंट का देखे बच्चे मैंने लिया व्हाट? स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखे 0/4 होता है बच्चे 0, तो इसका मतलब ये होता है कि साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है। यहाँ से ये निकाले तो ये आता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। स्क्वायर रूट 2 से 4 निकाले तो ये बच्चे आता है 1/√2, तो साइन 45 डिग्री होते बच्चे 1/√3। यहाँ से निकाले तो स्क्वायर रूट 3/4, अब ये स्क्वायर रूट 3/2 बन गया, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 से 4 निकले तो 2 आता है, तो साइन 60 डिग्री होता है ये। अब यहाँ पे कैंसल, तो साइन 90 डिग्री होता है व्हाट? 1। तो आसान तरीका है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को निकालने का। अब यहाँ पे अगर मैं इस खास थीटा के लिए अगर मैं इस आर्डर को रिवर्स लिख लूँ, देखिए 1 स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे व्हाट? 0। तो ये माइंड में रख के बच्चे कि यहाँ पे cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, मतलब साइन और cos 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। इसी तरह cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। अब टेंजेंट थीटा का तरीका क्या है
क्योंकि देखिए बच्चे हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा ये बराबर होता है व्हाट, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर हम ये साइन थीटा की वैल्यू इस पे डिवाइड करें ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू, सिंपल। अब देखिए ना ये 0 है, 0 को अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो क्या आता है कि चलो 0 आ गया। अब यहाँ पे ये है 1/2 स्क्वायर रूट 3, इस पे डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आ गया 1/√3, इसको इस पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, इसको इस पे डिवाइड करें बच्चे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, इसको तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है, इसको जो वैल्यू है आसान करने का, याद करने का यही बच्चे आसान तरीका है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा इस चैप्टर में जो टॉपिक होगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड गॉड ब्लेस यू।